नमस्कार। शोमर तुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चा कर रहा हूँ, विदेशों की चर्चा कर रहा हूँ। अब विदेशों में खासकर एक देश की, यूनाइटेड किंगडम की, यूके की बात कर रहा हूँ मैं। और यूके में भी जो है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनके बारे में बता रहा हूँ। ऋषि सुनक जो है, आजकल उनके दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। वो डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। हालांकि इस दौर में कोरोना आया और अब वर्तमान में जो है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उससे बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल हुई है। और जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन पर भी जो है वो लगा है, डेंट लगा है। वो भी अच्छी परिस्थिति में नहीं है। लेकिन अब विशेषकर जो है यूरोप में जो है रूस यूक्रेन के संकट के बाद जो है एनर्जी क्राइसिस हो गया है। उनको इसकी तो छोड़िए, आपकी रहने के लिए ठंड से बचाव के लिए तो अलग बात है, उनकी फैक्ट्रीज तक भी जो है बंद हो रही है। और ये स्थिति लगभग पूरे यूरोप में ही है, इंक्लूडिंग इनके ब्रिटेन के, जो कि अब यूरोप अपने को ब्रिटिक्स कर गया, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। इवन जो यूएस है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। आपको अभी याद होगा कि जब ये टाटा ने जब डील करी थी इंडियन एयरलाइंस वाली 470 विमानों की, तो जो बाइडेन हो गए, मैक्रो हो गए और इवन ऋषि सुनक, ये सब बड़े खुश हो गए इस डील से कि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो स्थितियाँ इस कदर ख़राब हो रखी है पूरे यूरोप की, पूरे जो बड़ी इकोनॉमी हैं, कि उनके लिए जो उनका जीवन स्तर है उसको बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो रखा है। आप ये देखिए, हालांकि और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी की, कनाडा के ट्रूडो हैं, या जो बाइडेन यूएस के हैं, रूस के पुतिन हो गए, एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के हो गए, जापान के हो गए, सभी जो है इस संकट को झेल रहे हैं। इवन जिनपिंग भी इसमें संकट को झेल रहा है। लेकिन क्योंकि ये कॉमन संकट है, ये कोई अलग सा नहीं है, ये वो संकट है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जिसको हर कोई झेल रहा है। और जो मैं ऋषि सुनक की जो मैं बात कर रहा हूं, वो उनका संकट इस सबसे अलग है। तो उस संकट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आपको पता ही होगा कि अभी अक्टूबर में ही ये वो बने थे प्राइम मिनिस्टर यूके के। उससे पहले जो वो थी प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, जब उन्होंने इस्तीफा दिया इसी कोरोना काल में, तो उससे पहले जब ये यूके में प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, प्रतियोगिता चल रही थी, तो उसमें ऋषि सुनक जो है लास्ट में हार गए मेंबर्स की वजह से। हालांकि हर दौर में वो जीते गए, लेकिन जो उनके मेंबर्स जो होते पार्टी के, उनकी वजह से वो हार गए। बाद में जो है जब स्थिति ब्रिटेन की खराब हो गई, तो फिर ऋषि सुनक को लाना पड़ा। ऋषि सुनक के बारे में एक बात बता दूं कि ये जो है भारतीय मूल के भले ही है, लेकिन यहाँ से माइग्रेटेड नहीं है। ये ईस्ट अफ्रीका से, इनके फादर 1960 में जो है वहाँ गए थे, ब्रिटेन गए थे, और ये पैदा ही वहाँ हुए, तो मूल रूप से ब्रिटिश नागरिक है। तो जो है आज वो क्यों डर रहे हैं, असली बात है, क्यों उनकी नींद उड़ रखी है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एकमात्र कारण है भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी आजकल ब्रिटेन में बहुत प्रचलित हो रखे हैं। आजकल वो भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर जो है तहलका मचाया हुआ है। भारत के खिलाफ जो वो बोल रहे हैं, उसको देखते हुए वहाँ हलचल हो रही है। तो जो उससे क्या फर्क पड़ना है ऋषि सुनक पे? ऋषि सुनक पे ये फर्क पड़ना है कि जो चीज़ वो यहाँ पे बोलते हैं,
वही चीज़ वो वहाँ बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, और बीजेपी, आरएसएस ये जो है अपना वर्चस्व फैला रहे हैं। तो यही बातें वहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन जब वो ये बात भारत में बोलते हैं तो उनको कोई नहीं सुनता है, उनको इन बातों पर वोट नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपनी यात्रा भी करी, सब कुछ किया, लेकिन वो जो है अभी जो चुनाव हुए, चुनाव परिणाम आए, तो 3 राज्यों में कुल मिलाकर के 8 सीट इनको मिली। और उस दौरान भी जब ये इनकी यात्रा चल रही थी तब गुजरात में भी चुनाव हुए थे, गोवा में भी चुनाव हुए थे, केवल वो जीते हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से, और पिछले जब से राजनीति में ये आए हैं तब से जितना भी इनका पॉलिटिकल कैरियर है राहुल गांधी का, वो सब इसी पर बेस्ड है। बीजेपी, आरएसएस, दलित, आदिवासी और पता नहीं क्या क्या, और अडानी, अंबानी, चौकीदार चोर है, इस ढंग से इनकी जो है राजनीति चल रही है। और उस पर भी जो है लगातार ये चुनाव हार रहे हैं। तो ऋषि सुनक जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनको ये अंदाज हो गया कि यह आदमी भारत छोड़ करके ब्रिटेन में राजनीति करना चाह रहा है। बता तो ये भी है कि इसका पासपोर्ट है, राहुल गांधी का जो है ब्रिटिश सिटीजनशिप है। हालांकि ड्यूअल सिटीजनशिप तो है नहीं, लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट है। कितना सच है कितना गलत है कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये प्रयास करेंगे तो इनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी अगर आपने 2021 का जो उनका सेंसस का जो आया है, डाटा जो आया है, उससे पता चल रहा है कि वहाँ के जो क्रिश्चियन हैं वे जो है माइनॉरिटी में आ गए हैं, और जो अन्य ग्रुप हैं वो मेजॉरिटी में आ गए। तो अब वहाँ पर ये जो है जो अन्य ग्रुप है उनको लेकर के राजनीति करना चाह रहे हैं। जब वो आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो वो मुस्लिम्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुछ कदर उन्होंने खालिस्तान की भी बात करी, खालिस्तानियों की तरफ संकेत को दो सिखों की तरफ करके फिर खालिस्तान और सिखों का मामला जो है ये बताया। इवन कश्मीर का जो है, जो कश्मीर आज जो शांति है मोदी जी की वजह से, उसका श्रेय भी वो अपने पे लेते कि मेरी वजह से जो है वहाँ पे शांति हो गई। तो इस ढंग से वो जो है वहाँ पे अपना प्रचार कर रहे हैं। और 2024 के बाद बहुत संभव है, अभी तो उनकी उम्र कुछ भी नहीं है, अभी तो युवा नेता है वो, मतलब अंकों के हिसाब से भले ही 52-53 साल के हो गए हों, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से युवा नेता हों। चलिए, तो अभी उनका बहुत लंबा कैरियर है उनके हिसाब से, 53 के हो जाएंगे तब भी जो है 60-70 तक, जो राजनीति की 70 की उम्र तक 20-22 साल तक जो है ये हो जाएंगे। तो उनका वो देखिए वहाँ पे क्या कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि चाइना, मतलब उनको भारत से क्या शिकायत है, कि वो कह रहे हैं कि चाइना जो है उनके अंदर क्या है, वो चाइना की प्रशंसा कर रहे हैं कि हारमोनी सोसाइटी में उन्होंने सोसाइटी को इकट्ठा किया जो भारत नहीं कर सका। तो बताना चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर चाइना में जो मुस्लिम, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, उनको उन्होंने लेबर कैंप में डाल रखा, उनके मस्जिदें तोड़ दी, वहाँ पर मस्जिदों में कुछ और बना रहे हैं, उनको सार्वजनिक स्थान के लिए बना रहे हैं, ये सब दाढ़ी मूछें सब कटवा दी। तो उनका कहना ये है कि भारत में ऐसे इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं है, भारत ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये सद्भावना नहीं दिखा रहा, ये हारमोनी नहीं दिखा रहा जो चीन दिखा रहा है। चीन दुनिया में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है और उस संदेश को भारत नहीं पकड़ पा रहा है। तो ये उनका एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर दबाव पड़ रहा है। एक्चुअली क्या है, वो बहुत सही कह रहे हैं कि जो अब आप देखिए, जैसे राम मंदिर का इशू है, इन्होंने राम मंदिर के मामले को आज़ादी के बाद से 70 साल तक खींचा इन्होंने, और कांग्रेस के राज में इस पर फैसला नहीं आने दिया। जब मोदी जी का राज आया, बीजेपी का राज आया, तो उस पर फैसला हुआ। तो इनके हिसाब से एक दबाव था और ऐसा फैसला नहीं दिया जाना चाहिए था, जो उनकी सरकार तब से टाले जा रही, तब से इसको टाल रही थी।
और चाहती तो ये थी कि इसमें फैसला आए नहीं, या आए तो राम मंदिर के खिलाफ आए। तो वो राम मंदिर के पक्ष में आ गए, तो उनके हिसाब से ये दबाव है। उनके हिसाब से ये दबाव है कि जब वो कहते हैं कि चौकीदार ही चोर है, और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को पुष्टि करी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला करके माफ़ी मांगी। तो उनका कहना यह है कि ये जो माफ़ी जो है, ये न्यायपालिका पर दबाव है, जो उन्होंने मोदी जी के कहने पर ये सब किया है। तो ये उनका उत्तम विचार है। तो वहाँ पर एंटी हिंदू, क्योंकि जो हिंदू वहाँ पे ग्रुप है वो 1.5% है, और जो मुस्लिम ग्रुप है वो 6.5% है। तो यहाँ के जो स्थिति को वहाँ पर दोहरा रहे हैं कि साहब यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं, उनकी कल्पना है। लेकिन वहाँ पे एक, आप जानते होंगे कि मुस्लिम वोट जो है पूरा एक इकट्ठा पड़ता है जहाँ भी पड़ता है। तो 6.5 ये % जो है इस वोट को कैप्चर करना उन्हें। और क्या है कि जो अगर आज कोई खालिस्तान का गढ़ अगर विदेशों में कोई है तो उसमें एक यूके है और कनाडा है, थोड़ा यूएस में भी है। तो उन पर भी उन्होंने जो है उन पर भी डोरे डाल रहे हैं। और फिर ये साथ आ जाएंगे तो अफ्रीकन हो गए या और जो ग्रुप वहाँ पर है वो सब धीरे धीरे करके इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो इससे उनकी पार्टी खतरे में पड़ गई। जो कंजर्वेटिव पार्टी जो है, जिसके ये प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो खतरे में पड़ गई। तो उनको बड़ा डर लग रहा है कि 24 के बाद जो है राहुल गांधी यहाँ ना आ जाए। और उनको लग रहा है कि 100% आएंगे, क्योंकि उनके पीछे जो है सोरोस है। तो सोरोस के कहने पे, उनके पैसे से, और फिर चीन की प्रशंसा कर ही दी उन्होंने, तो उसका भी पैसा आएगा। तो वो अपनी एक मजबूत पार्टी जो है वहाँ पर बना सकते हैं। अब वो कहते हैं कि साहब मीडिया पर खतरा है। मीडिया पर क्यों खतरा है? आज मीडिया के जितने भी लोग हैं मीडिया में, जिनको ये कहते हैं कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है या वो यूट्यूबर बने हुए घूम रहे हैं, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको इन्होंने पद्मश्रियाँ दी है या पद्म भूषण दिए है। तो मीडिया पे अब 9 साल हो गए, इनमें से किसी का प्रमोशन नहीं हुआ। पद्मश्री वाले को पद्म भूषण नहीं मिला, पद्म भूषण वाले को पद्म विभूषण नहीं मिला, पद्म विभूषण वाले को भारत रत्न नहीं मिला। इवन उन्होंने किसी को भी नहीं दिया मीडिया से। और क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आ गए, तो कल के दिन का ये था कि इनको जो है अगर हम सत्ता में आ गए तो उनका कहने गए कि जैसे चीन जो करता माइनॉरिटी वाले साथ, वही उनके साथ करेंगे। कह रहा डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, सचमुच खत्म हो गई है। अब कोई उन्हें वोट तो देता नहीं। हिंदुस्तान में 52-53 उनके MP थे, अभी इस उसमें है, और आगे की संभावना ये है कि ये भी जो है इनमें से भी आधे भी नहीं रह पाएंगे। तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अगर भारत की जनता अगर उनको वोट नहीं देगी तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी भाई? इनके परनाना ने राज किया, वो प्रधानमंत्री रहे, इनकी दादी प्रधानमंत्री, इनके पिता प्रधानमंत्री रहे, इनकी माता जी सुपर प्रधानमंत्री रही है। तो फिर और आज इनको भटकना पड़ रहा है, 3000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है वोट के लिए, अब तब भी लोग वोट नहीं दे रहे। तो कहाँ रह गया फ्यूचर? ये तो जन्मजात वो है। जब क्राउन के बाद, जब 1947 से पहले हमारा मालिक क्राउन होता, उसके बाद नेहरू हो गया था, नेहरू गांधी। अब वो क्राउन खत्म हो गया। ब्रिटेन में तो अभी भी है और यहाँ खत्म हो गया है। तो सचमुच डेमोक्रेसी तो खत्म हो ही गई है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब सरकारी एजेंसी पर कहते हैं कि अटैक हो रहा है। भाई 70 साल तक इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, आज तक कोई एक लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई जेल गया? नहीं गया। या ये इनकी कांग्रेस पार्टी से कोई जेल गया? नहीं गया। जिस नेशनल हेराल्ड घोटाले में एक संभावना बन रही थी, वहाँ इन्होंने कह दिया कि साहब वो तो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस ने किया था, हमने तो नहीं किया, हमारे पास सिर्फ पैसे आए, हमारे पास तो जो है ये साइन ये करते थे, बाकी संपत्ति हमारी भले ही है, लेकिन अगर हेरा फेरी कोई हुई है, घोटाला कोई हुआ है, तो इन लोगों ने किया। अब आप देखिए कि न्यायपालिका कभी इनके जो बड़े बड़े वकील होते हैं तो डिक्टेट करते थे, फ़ोन करते कि इसको फलां को जो है बेल दे दी जाए, फलाने के जो है इस केस में ये करो। तो वो न्यायपालिका तब थी।
जब इनके हिसाब से चलती थी, जब जब इनकी इच्छा, जब न्यायपालिका जानती थी कि ये क्या चाहते हैं, और जिन्होंने नहीं किया, नहीं माना, तो उनको जो है, जो एन रे थे, तो 3 जजों को सुपरसीड करके वो बने थे, सीजीआई बने थे। हेगड़े, शैलेट और ग्रोवर, 3 सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे। तो उनका कहना था कि भाई हमें ऐसी न्यायपालिका चाहिए जो हमारे हिसाब से चले, हमारी नीतियों के हिसाब से चले, और ये नहीं चलने दे रहे। अब देख न्यायपालिका कितनी अच्छी थी तब। एक इनके वो थे, सुप्रीम कोर्ट जज थे, वो कभी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, कभी हाई कोर्ट के जज रहे, वहाँ से रिटायर हो गए, चुनाव लड़े, फिर जो है हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, फिर उसके आगे तो सब होता था। तो न्यायपालिका ये होती थी, मतलब जो ये कहने वाले हैं, तो उनको जो है उन्होंने सब कुछ दिया। और इन्होंने सिर्फ एक जो है जज को, जो है जो रंजन गोगोई थे, उनको राज्यसभा में लाए हो, तो उसमें हल्ला मचा दिया कि वो बिक गई है। हालांकि रंगनाथ मिश्र भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, तो जो जो उन्होंने कहा वही उन्होंने किया। लेकिन वो तो ये था कि ये न्यायपालिका है कि उनके हिसाब से चलनी चाहिए थी, क्योंकि ये मालिक है, ये राजा है। तो ये सब देखते हुए ऋषि सुनक जो है डर गए कि 24 के बाद राहुल गांधी यहाँ आएगा, और जो भी वो पार्टी बनाएगा वो जो है यहाँ पर सत्ता में आ सकती है, कंजर्वेटिव पार्टी को ख़त्म कर सकती है, इवन जो है जो लेबर पार्टी है उसको भी ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए जो है ये इन्होंने कहा है। धन्यवाद। आप सबको होली की शुभकामनाएं। रंग की तरह आग में जीवन भी जो है रंगीन हो, विभिन्न फूल बरसे, खुशियों के फूल बरसे, खुशियों के रंग आपके जीवन में आए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।